सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। जिस ईडी ने नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गांधी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए थे और चार्जशीट भी तैयार कर ली थी, वो चार्जशीट कोर्ट में टिक नहीं पाई। राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी से कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस जो है वो भी हाई है। भाजपा के नेता अभी तक जो कांग्रेस पर हमलावर थे, वो फिलहाल कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कार्रवाई को लेकर जल्दबाजी दिखाई? क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई में बेसिक नियम कानूनों को भी दरकिनार कर दिया गया? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बिना एफआईआर के ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी जांच एजेंसी से इतनी छोटी भूल कैसे हुई? नेशनल हेराल्ड केस को आज हम आपको बारीकी से एक एक कड़ी को जोड़कर विस्तार से समझाएंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी भी जुड़े रहेंगे, लेकिन इन सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनवाते हैं। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश। सत्यमेव जयते, आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को आज मोदी का अहम पराजित हुआ है, सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। सत्यमेव जयते। तो तमाम कांग्रेस नेताओं को सुन रहे थे आप। ऐसे में बता दें कि नेशनल हेराल्ड का मुद्दा बीते कई साल से सियासी सुर्खियों में है। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे ने कांग्रेस को काफी सियासी नुकसान भी पहुंचाया है। भाजपा नेताओं ने नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को सियासी तूल देकर कांग्रेस को सियासी मैदान से लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर जमकर घेरा। लेकिन अब इसी नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही ईडी की कार्यशैली पर ही कोर्ट ने सवाल जो उठा दिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की तरफ से तैयार की गई चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आई टिप्पणी ने गांधी परिवार को बड़ी राहत देने का काम किया है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ईडी की जांच किसी एफआईआर
पर आधारित ना होकर एक निजी शिकायत पर आधारित है। बता दें कि इस मामले को लेकर अब यह समझा जा रहा है कि कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिलती नजर आई। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, तमाम कांग्रेस के नेताओं पर, अब यह समझ में आ रहा है कि जैसे ही कोर्ट ने इसे खारिज किया उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हाई हो चला। ऐसे में यह साफ समझ में आ रहा है कि अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाली है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे लगातार कि ईडी की जांच किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है, ये कोर्ट का साफ कहना है। कहा गया कि निजी शिकायत है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इस पूरे मामले को हमें समझना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो एक पॉलिटिशियन भी हैं, एक लॉयर भी हैं, उन्होंने अदालत में एक मामला रखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके से एजेएल के जरिए एजेएल की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका मालिकाना हक यंग इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया। करोड़ों रुपए का एजेएल के पास चल अचल संपत्तियां हैं, कर्ज है। ये सारी चीज़ें सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी गई। 90 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ और मतलब तरह तरह की जो चीज़ें थी वो सारी दलीलें अदालत के सामने उस एप्लीकेशन में या उस पिटीशन में डाली गई और वो सारी चीज़ें जब अदालत के सामने रखी गई उसका संज्ञान लिया ईडी ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तभी काम करता है, आमतौर पर जो तरीका है कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कोई एफआईआर हुई है, उसकी जांच ईडी को सौंपी जाती है, फिर ईडी उसमें अपनी कार्रवाई करती है। यहाँ पर एक शिकायत थी और वो पिटीशन भी नहीं थी, वो एक शिकायत थी सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से अदालत के सामने, और उस शिकायत को ही आधार बना करके ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया और बढ़ाते बढ़ाते वो जिस जगह तक पहुंची, जब उसने अपनी तरीके से एक चार्जशीट तैयार की पूरी जांच के बाद, वो चार्जशीट जब अदालत में गई तो अदालत ने कहा कि भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरे मामले में कोई एफआईआर हुई है क्या, आपने किस तरीके से इतनी बड़ी जांच को अंजाम दिया है, इसका आधार क्या है। तो उसका आधार एक निजी शिकायत थी जो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से थी। अब ऐसी स्थिति में ईडी के सामने एक चुनौती हो गई कि जब एफआईआर नहीं है तो फिर उसकी चार्जशीट का क्या मतलब है, क्योंकि अदालत तथ्य भी देखती है, सत्य भी देखती है। उन सारी चीजों में ईडी ने क्या किया क्या नहीं किया वो बात तो बाद में होगी। सबसे पहली बात यह कि एक निजी शिकायत पर जो ईडी ने संज्ञान लिया, अदालत ने उसको कटघरे में खड़ा किया और इस पूरे मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया, उसे किनारे कर दिया। बिल्कुल, और देख सकते हैं हम कि अब अदालत ने इसे सुनने से इनकार कर दिया है और कहीं ना कहीं इस वजह से कांग्रेस के तमाम नेताओं को कॉन्फिडेंस भी मिलता नजर आया। ऐसे में आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस जो है वो पूरे देश में चर्चित हो चुका है और इस मामले को लेकर देश की राजधानी से लेकर गांव, गली, मोहल्ले तक सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत की थी। साल 2012 में दिल्ली की एक अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें गांधी परिवार और दूसरे कई कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाकर हड़प लिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाकर हड़प लिया गया। ऐसे में यह साफ समझ में आया कि ये जो आरोप लगाया सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसी के आधार पर ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। ऐसे में कई कांग्रेस नेता भी कटघरे में खड़े होते नजर आए, कई सारे सवाल भी उठते गए और बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन अब जो है ये जो मामला है, ये जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि अब ये गली मोहल्ले, ग्रामीण क्षेत्रों, हर जगह पर चर्चा का विषय बन चुका है और हर जगह पर इस बात की निगरानी की जा रही है कि आखिरकार ये केस था क्या, किस वजह से ये केस इतना हाईलाइटेड हुआ। और अब जब क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस पर कह सकते हैं कि अब कॉन्फिडेंस भी मिल गया क्योंकि कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। ऐसे में शेखर जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली जो कंपनी है 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाकर हड़प लिया गया।
ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का ये कह सकते हैं निजी शिकायत के तौर पर देखा गया, क्योंकि उन्हें शिकायत थी। देखिए, इसमें जो पूरा मामला, चूंकि अदालत के सामने जब कोई चीज जाती है तो उसकी बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी शिकायत अदालत के सामने की, वहां तक मामला ठीक था। अदालत उस चीज को जांच के लिए कह देती, अदालत की तरफ से आदेश हो जाता कि भाई हमारे पास ये शिकायत आई है, ईडी इस चीज की जांच करे, तो मामला मतलब बन जाता, अदालत सुनती उस बात को। लेकिन हुआ क्या कि अदालत ने मतलब वो एप्लीकेशन तो ले ली शिकायती वाली, लेकिन उसके बाद उससे पहले कि अदालत कुछ चीज करती, ईडी आगे बढ़ गई, उसने अपनी जांच शुरू कर दी, कह रहे 2000 करोड़ रुपया हमने सुना। और उसके बाद अब इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और जो ऑन पेपर जो चीजें हुई हैं, उस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, कहीं आग लगी होगी तो कहीं धुआं उठा है, इस बात को समझना होगा। एजेएल, एसोसिएटेड जनरल प्रेस जो लिमिटेड कंपनी है, लखनऊ में भी इस कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं। कैसर बाग में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसमें कभी नेशनल हेराल्ड का दफ्तर हुआ करता था। आज वहां पर इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय है, वो एक एनजीओ ही है कांग्रेस की, उसको रन करती है, उसमें आंख का इलाज होता है। आगे की तरफ बहुत बड़ी बाजार है, और वो जो पूरी प्रॉपर्टी है बहुत उसकी प्राइम लोकेशन है, और करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी है। लेकिन पिछले काफी समय से अगर हॉस्पिटल के परिसर को छोड़ दे तो बाकी सब जगह एक तरीके से बिल्कुल वीरान सी पड़ी हुई है। ऐसी प्रॉपर्टीज देश भर में एजेएल के पास है, अलग अलग शहरों में है, अलग अलग राज्यों में है। इसकी कीमत 2012 में जब आंकी गई थी तो करीब 2000 करोड़ रुपए थी। आज ये कीमत और ज्यादा बढ़ गई होगी। प्रॉपर्टीज की कीमत जैसे जैसे सर्कुलेट बढ़ते हैं, साल 2 साल में बढ़ ही जाती है, तो 12 से आज 25 हो गया है। तो अब ये मामला 2000 करोड़ उन प्रॉपर्टीज का ही नहीं है। अब एजेएल जो घाटे में थी, जिसका अखबार बंद हो गया था, जिस पर कई तरीके की देनदारियां थी, 90 करोड़ रुपए की तो कैश की सीधी सीधी देनदारी थी, तो उसमें क्या हुआ कि एक यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। इस यंग इंडिया ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए उसके बकाया थे, कांग्रेस पार्टी से 100 करोड़ रुपए का फंड लिया। उस 100 करोड़ रुपए का फंड यंग इंडिया को ट्रांसफर किया कांग्रेस पार्टी ने। वो पैसा जो इनकी देनदारियां थी, मतलब एजेएल की जो देनदारियां थी, यंग इंडिया से एजेएल को ट्रांसफर हो गया। ये बिल्कुल सीधा सीधा है। कागज में जब आप इन चीजों को देखेंगे, चूंकि आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, इसी तरीके से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मोतीलाल वोरा खुद कांग्रेस के बहुत बड़े फाइनेंशियल टेक्निकल रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं। मतलब पूरा फाइनेंस, पूरा कांग्रेस का फाइनेंस एक समय पर उन्होंने देखा है और लंबे समय तक वो देखते रहे हैं मोतीलाल वोरा। तो इस लिहाज से आप जब इन चीजों को क्लब करेंगे तो ये आप समझ सकते हैं कि जो कागज की टेक्निकलिटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ हेरफेर मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है, यह भी बात सही है। अब उसको ईडी या एजेंसीज कितना आगे तक ले जा पाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि अदालत ने इस पूरे मामले को दरकिनार कर दिया है, तो अब इसमें क्या होता है ये एक सवाल बचा रहेगा। मतलब जैसे कि आपने शुरुआत में ही कह दिया कि कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठा है, ये भी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन बस यहीं पर चूक रह गई क्योंकि कोर्ट तक मामला पहुंचना था, लेकिन ईडी ने पहले ही ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। इस वजह से कोर्ट ने साफ कह दिया कि एफआईआर ही नहीं हुई तो निजी शिकायत पर कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो शिकायत की थी उसके मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस में न सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के कई नेता और कंपनियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के 90 करोड़ रुपए के कर्ज को सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी कर्ज अदायगी के नाम पर यंग इंडियन लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। इसी कर्ज अदायगी के बाद ही यंग इंडियन लिमिटेड के एजेएल की संपत्तियों के नियंत्रण का आधार मिल गया। सुब्रमण्यम स्वामी की इसी शिकायत के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ का आधार बनाया।
वहीं नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी और आरोपी बनाया गया इन्हें भी। अब आपको बता दें कि इसके साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज को भी जांच के दायरे में रखा गया। मतलब केवल सोनिया गांधी या राहुल गांधी का ही जिक्र हम नहीं कर सकते, कई कांग्रेस के नेता इसमें शामिल नजर आए। क्यों शेखर जी? क्योंकि काफी सारे लोगों का इसमें नाम शामिल हुआ और इस वजह से ये सारे कटघरे में खड़े थे। बिल्कुल, जैसा अभी हमने मोतीलाल वोरा के मैं आपको बताया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि जो सैम पित्रोदा हैं, कई बार उनके बयानों से कांग्रेस बड़ी परेशान हुई है। उन्होंने जो बयान दिए उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कई बार चुनाव पर भी जाता हुआ दिखा, लेकिन उनको पार्टी से बाहर करने के बाद राहुल गांधी उन्हें अपना गुरु मानते हैं और उसके बाद वो उन्हें वापस ले भी आए। सैम पित्रोदा को अलग अलग तरीके से राजनीतिक हथियार भी बनाया गया। सैम पित्रोदा का पूरा नाम बता करके राहुल गांधी ने अपनी एक सियासत की। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के अलग अलग तरीके की दलीलें और अलग अलग तरीके की बातें रखी जा सकती हैं और उसके अलग अलग मायने भी हैं। आप किसी व्यक्ति को निकाल देते हैं किसी बात से नाराज होकर, आमतौर पर पार्टियां उसको कमबैक नहीं कराती हैं, इतनी आसानी से तो नहीं कराती हैं। लेकिन सैम पित्रोदा कई बार अपने बयानों से कांग्रेस को फंसाते आए, लेकिन उनका बाल न बांका हुआ। आज भी ओवरसीज में सैम पित्रोदा एक की पर्सन है जो राहुल गांधी की विदेश यात्राएं होती हैं उस समय पे उनका भी एक जेस्चर रहता है और राहुल गांधी के साथ कई बार वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व दिखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पर हमें ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जो ऑस्कर फर्नांडिस हैं वो भी अपनी तरह से कांग्रेस के एक मजबूत, मतलब जो 5 लोग थे यंग इंडिया में, वो लोग कांग्रेस के इस तरीके के थे जो गांधी नेहरू परिवार के बिल्कुल खासम खास लोगों में से माने जाते हैं और हैं भी। दूसरा, जिस तरीके से इस पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी की ओर से यंग इंडिया को लोन दिया गया, फिर यंग इंडिया ने एजेएल को ट्रांसफर किया, और सबसे बड़ी बात यह कि पैसा ना तो इधर से उधर, भले पैसा किसी अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ना गया हो, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो एजेएल की अचल संपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, सरकार के पास ये राइट होता है कि अगर वो अचल संपत्तियां मतलब अगर वो कोई कंपनी है वो देनदारी अपनी नहीं निपटा पा रही है तो सरकार उसकी अचल संपत्तियों को अपने पास लेती है और फिर उसकी नीलामी करा देती है। अब ये जो प्रकरण हुआ 2012 में, इसकी वजह से सरकार उस चीज को कर नहीं सकती है जो अब तक हो जाता अगर ऐसा ना हुआ होता। तो इसीलिए ये सारी ये जो प्रक्रिया है या जो पूरी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। और बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें केवल राहुल गांधी या सोनिया गांधी का ही नाम नहीं था, बल्कि कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल नजर आए थे, जिसमें मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, इन सबको आरोपी ठहराया गया था जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो शिकायत की थी उसके आधार पर। ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार ये मामला इसीलिए तूल पकड़ता नजर आया। लेकिन भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय ने जो चार्जशीट तैयार की थी उसमें गांधी परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि कोर्ट ने भले ही ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ना लिया हो, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की जांच में गांधी परिवार ही जांच के मुख्य केंद्र बिंदु में था। अब आरोप था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को गलत तरीके से कब्जाया गया है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने के लिए कागजों पर पूरा खेल किया गया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की जो भी संपत्ति थी उसे मनी लॉन्ड्रिंग करके छिपाया गया। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो जांच की गई उसके मुताबिक एजेएल की संपत्तियों जो है उसको कब्जे में लेने के लिए ही यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी, जिससे कि एजेएल कंपनी की तरफ से होने वाली आय और उसकी पूरी संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। संपत्तियों पर नियंत्रण और एकाधिकार साबित करने के लिए ही पहले कर्ज दिया गया और फिर मूल कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया। एजेएल की संपत्तियों को हड़पने के लिए यंग इंडियन नाम से जो कंपनी बनाई गई थी उसके ज्यादातर शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही थे और बाद में एजेएल के शेयर को यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये सारे मामले ईडी की चार्जशीट में हमें नजर आए। भले ने कोर्ट पर इस पर संज्ञान नहीं लिया, लेकिन
ईडी की चार्जशीट में जो भी चीजें नजर आई उसमें समझ में आया कि कई सारे मामले उभर कर निकलते सामने आए। तो शेखर जी, ईडी की अगर हम चार्जशीट की बात करें तो उसमें कई सारे गंभीर आरोप लगते नजर आए और कई सारे खुलासे भी होते नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए, अगर यही एफआईआर होती और ईडी की जो जांच इसी तरीके से आगे बढ़ी होती, जो एविडेंस ईडी ने जुटाए हैं, जिस तरीके से पूछताछ की है, जिस तरीके से सम्मन इशू किए हैं, उन सारी चीज़ों का अगर एक आधार मजबूत हो चुका होता ईडी के पास में, तो आज ये मामला बिल्कुल उल्टा होता। हम लोग इसी जो चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक उल्टी चर्चा हम लोग कर रहे होते कि बताइए इतना इतना ऐसे हो गया जी। लेकिन यहाँ पर हमें भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये विषय ऐसा है, जब ये पूरा मामला आया था 2012 में, उस समय पे भी मैंने इसको बड़े करीब से देखा और इन सारी चीज़ों को कवर भी किया। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कागज़ पर जिस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, जिस तरीके से ट्रांसफ़र किया गया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी कर्ज दिया गया, उन कागजी दस्तावेजों में आप बहुत जल्दी किसी को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन उसके पीछे के कई एजेंडे होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि एजेएल के पास अचल संपत्ति के नाम पर जितनी प्राइम लोकेशन पर इसके पास की प्रॉपर्टी है, मतलब दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर के लखनऊ के कैसरबाग इलाके से, हजरतगंज से लेकर के, और आप देश के तमाम शहरों में चले जाइए, तमाम राज्यों में चले जाइए, वहां पर एजेएल की संपत्तियां हैं। 2012 में उसका एक आंकलन किया गया था जिसे 2000 करोड़ रुपए अचल संपत्तियों का बताया गया था। आज 12-15 साल निकलने के बाद यही संपत्तियां 8-10 हजार करोड़ रुपए की हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ऐसे में आपने एजेएल को लोन दिया, लोन देने के बाद उस लोन को न चुका पाने की स्थिति में आपने उसको 50 लाख रुपए में खरीद लिया, तो एक कागज पर तो सौदा हुआ है, ये ठीक है, लेकिन उस 50 लाख रुपए में आपने 10,000 करोड़ रुपए की चीजों को खरीदा है। ये चीज भी तो कहीं जाएगी, ये चीज भी तो कहीं ना कहीं उजागर होगी। यही सारे तथ्य हैं जो ईडी की चार्जशीट में आए, लेकिन उसका आधार एफआईआर नहीं हो पाया, इसलिए पूरा मामला भी नल एंड वाइड हो गया। बिल्कुल कह सकते हैं कि चार्जशीट में सारी चीजें थी, ईडी ने जो कागजों की कह सकते हैं खंगाली की, उसमें भी सब चीजें थी, लेकिन एफआईआर एक अहम मुद्दा रह गया। ऐसे में एफआईआर की वजह से ही चार्जशीट को खारिज कर दिया गया। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस सामने आने के बाद कांग्रेस को काफी सियासी नुकसान भी हुआ, इससे बिल्कुल भी मुकरा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर काफी हमलावर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद इस मामले में जैसे ही ईडी की एंट्री हुई और फिर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस के शीर्ष और दिग्गज नेताओं से पूछताछ ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि अब भले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर सवाल उठाए हों, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता शुरुआत से ही नेशनल हेराल्ड केस को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल हेराल्ड केस पर पार्टी का पक्ष रखा। कांग्रेस ने सफाई दी कि नेशनल हेराल्ड केस में संपत्तियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस ने ईडी के आरोपियों को भी हमेशा खारिज ही कर दिया जो ईडी ने आरोप लगाए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के मुताबिक एसोसिएटेड ज्वेलर्स लिमिटेड को कर्ज से उबारने के लिए लोन दिया गया था। फिलहाल ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। तो अगर हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो शुरू से ही इन सारे आरोपों को खारिज कर रही थी और बार बार कह रही थी कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये एक साजिश के आधार पर लगाए जा रहे हैं। तो शेखर जी, क्योंकि आपसे भी समझना चाहेंगे, हमने चर्चा कर ली है सारी चीजों के बारे में, पर जिस तरीके से कांग्रेस शुरू से ही इसे खारिज कर रही थी और कह रही थी कि सुनियोजित साजिश है भारतीय जनता पार्टी की और उसी के तहत ये एजेंसियां भी उनके ही कह सकते हैं मद्देनजर काम करती भी नजर आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से ईडी ने अपनी जांच की और एक निजी शिकायत पर जांच की, अदालत ने जिस तरीके से उसको फटकार लगाई, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो इस तरीके की हरकतें करती रही हों या इस तरीके की उन पर अदालत की तरफ से टिप्पणियां आई हों। कांग्रेस का शासनकाल था, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई एक जांच एजेंसी है या पिंजरे में बंद तोता है, जो उसका मालिक कहता है वही ये तोता बोलता है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, अलग अलग जिनका शासन रहा उस समय पर इस तरीके की स्थितियां बनती रही। एक समय मायावती पर तमाम केस चल रहे थे,
जब केंद्र सरकार मतलब जब एनडीए की सरकार थी तो कई बार ईडी के सम्मान आ जाते थे, सीबीआई की जांच तेज हो जाती थी ताकि केंद्र में जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक सांसद हैं उनका समर्थन लिया जा सके या कम से कम वो एब्सकॉन्ड कर जाएं, तो सरकार का जो भी बिल है या जिस तरीके का भी उसे एक रिलैक्सेशन चाहिए वो उसे मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस या बीजेपी की बात है, मसला ये है कि एजेंसीज को भी ये तय करना होगा कि हम नियम कायदे कानून से चलेंगे या फिर वास्तव में जिसकी सरकार रहेगी हम उसके सिर्फ यसमैन बन के रहेंगे और अदालत से अगर हमें डांट पड़ती है तो हमें उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अदालत में जब कोई मामला जाएगा तो उस जगह की चीज उस जगह पर देखी जाएगी। और जो बात अभी प्रियंका गांधी के भी बयान में आप सुनिए, उन्होंने भी ये बात कही है कि पैसा कहीं हिला नहीं, कोई संपत्ति इधर से उधर हुई नहीं। ये केवल मामला ये था कि अगर आगे सरकार कांग्रेस की नहीं बनती है, एनडीए की नहीं बनती, देखिए जब तक आपकी 60% सरकार रहती है, आपका एजेएल इंटैक्ट था, आपका नेशनल हेराल्ड इंटैक्ट था, आपकी जो संपत्तियां हैं वो इधर से उधर टस से मस नहीं हो रही थी। अब जो सरकार बैठी हुई है, अगर उसके सामने इस तरीके का मामला आता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट आ चुका है, ऐसे कानूनों का आधार बनाकर आप सोचिए कि अगर सरकार ने इन प्रॉपर्टीज की नीलामी शुरू कर दी होती तो आज क्या स्थिति होती। और यह भी बात सही है कि अब ये जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति देश में है, ये अब यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। और यंग इंडिया लिमिटेड का मालिकाना हक किसके पास है? गांधी नेहरू परिवार के पास है। 3-4 नाम उसमें और दिखाई देते हैं, लेकिन सबको पता है कि ये किसकी कंपनी। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि बस यही वजह रहा कि जिस वजह से लगातार ईडी ने जो कार्रवाई की वो भी सुर्खियों में रही। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे नकारा गया, लेकिन अब जब आरोप लगे हैं तो वो आरोप भी सबके सामने नजर आते हैं। हालांकि दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि अब तक आप काफी कुछ जान चुके होंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में, किस तरह से नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को कर्ज देकर यंग इंडियन कंपनी पर एजेएल की संपत्तियों के अधिग्रहण का आरोप लगा। लेकिन अब आपको विस्तार से साल दर साल बताते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड अखबार का इतिहास क्या है। साल 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। इसी बीच साल 2008 आते आते नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एजेएल कंपनी आर्थिक संकट से जूझने लगी और अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। 2008 से 2010 के दौरान ही यंग इंडियन कंपनी ने एसोसिएशन जर्नल्स लिमिटेड को वित्तीय मदद की। 2010 में ही यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। 2012 में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की शिकायत की। साल 2014 में कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 लोगों को समन भेजा। साल 2015 से लेकर 2020 तक नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब आपको बता दें कि 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से पूछताछ शुरू की, जिसमें राहुल से लेकर सोनिया गांधी तक को कोर्ट में पेश होना पड़ा। 2023 से 2024 के दौरान ईडी ने संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। 16 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया, जिससे गांधी परिवार को बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन ये राहत मिली है एक तरफ, और दूसरी तरफ लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस यहीं पर थमने वाली नहीं है। कांग्रेस शुरू से इसे खारिज कर रही थी और आज तो हमें तमाम राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो शेखर जी, क्योंकि अब हम इस कह सकते हैं इस सेगमेंट के एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो ये सवाल सबसे अहम हो जाता है कि एक तरफ कोर्ट ने सारी चीजें खारिज कर दी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और दूसरी तरफ आप हर जगह धरना प्रदर्शन करते नजर आए। लखनऊ से लेकर भोपाल तक हमें यही दृश्य देखने को मिला। तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? बिल्कुल, देखिए 2 चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं। एक तो यह है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर के जिस तरीके की स्थितियां रही हैं, जिस तरीके का ये अखबार था, जिस तरीके का इसका रुआब था, वो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है। क्योंकि हम लोग भी पत्रकार हैं, इसलिए नेशनल हेराल्ड जैसे अखबार में कई पत्रकार ऐसे हैं, पीढ़ियां ऐसी हैं जिनसे हम लोग अभी भी मिलते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे काम किया है, तो उसकी जो लेगेसी थी, वहाँ पर काम करने का जो रुतबा होता था, वो सारी चीज़ें बहुत ऐसे आगे बढ़ती। मतलब एडिटर से मिलने के लिए नेहरू एक बार लखनऊ आए
तो नेहरू एडिटर से मिलना चाहते थे, एडिटर के पास समय नहीं था, तो नेशनल हेराल्ड के एडिटर ने नहीं मुलाकात की और तब वो प्रधानमंत्री थे। तो ये रुतबा होता था उस अखबार का कि अपने ही मालिक से, मतलब आज कोई इस तरीके की हरकत कर दे तो शायद बड़ा उसकी नौकरी चली जाए, हो सकता है, लेकिन ये भी एक स्थिति रही है कि जिसने शुरू किया, जो कॉन्सेप्ट लेके आया, वो प्रधानमंत्री भी है इस देश का, लेकिन एडिटर के पास समय नहीं है तो उन्होंने समय नहीं दिया प्रधानमंत्री को मिलने का। बाद में मिले होंगे, कभी मिले होंगे। ये रुतबा रहा है उस अखबार का। अब आप आइए, जो आंकड़े अभी आपने जो सन बताए हैं, 2008 में एनडीए की ही सरकार थी। हाँ। तो उस समय और उसके बाद 9 से लेकर के और 14 तक भी एनडीए की ही सरकार थी। ये सारा जो काम हुआ वो 8 से लेकर के और 10 के बीच में हुआ, और यही वो समय था जब आपने सारी चीजों को भांपा। ऐसा नहीं है कि वहां तनख्वाह के लाले पड़ गए या वह कर्ज में डूबने लगी तो सरकार या उस समय की जो स्थितियां थी या जो करता धरता थे उनको कहीं से रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता था, मिल सकता था, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम चलता है। तो वो कंपनी आखिर यंग इंडिया लिमिटेड को क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया, फिर एजीएल को क्यों इस जगह पर ऐसी स्थिति में पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी से 100 करोड़ रुपए का लोन लेकर के और ये सारी चीजें चुकाई गई। 90 करोड़ रुपए का जो एजीएल का करता, बाद में 50 लाख रुपया देकर के उस सारी चीज को खरीद लिया गया। मतलब सारे स्टेक होल्डर वो आप हो गए, शेयर होल्डर आप हो गए। अब ये तो सीधी सीधी चीज दिखती है, लेकिन इस पूरी कहानी की वजह जो अदालत ने भी ये पूरा मामला, आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और उसके बाद अब ये जो मामला आकर के ठहरा है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वो कारण शिकायत करने वाला व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी खुद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। एक समय पर भारतीय जनता पार्टी की जब यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें चल रही थी, उनका सेगमेंट इस तरीके का है कि दक्षिण भारत के नेता हैं, वकील हैं, गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन भी हैं। तो इस तरीके से जो उनकी पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन और लर्नेड आदमी है, दुनिया भर में उनका सम्मान है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति जो उनका मुख्य शगल है उसमें वो चाय की प्याली में भी तूफान पैदा करने का मादा रखते हैं, और उन्होंने किया भी, और उस तूफान की भेंट चढ़ गई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अब 2014 में आप समझिए कि जिस समय ये मामला कोर्ट में गया, जिस समय उन्होंने शिकायत की, उस समय वो बीजेपी के नेता नहीं थे, उनकी अपनी पार्टी हुआ करती थी और वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हुआ करते थे। जब 2014 में मोदी सरकार में आए हैं, उससे ठीक पहले इनकी पार्टी का विलय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में और इन्होंने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया है। नेशनलिस्ट ये भी माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो दोस्ती और दुश्मनी है वो इनके मूड के हिसाब से बदलती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी एक समय पे नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और सुब्रमण्यम स्वामी का ये कोटेड बयान है कि आप देखिए, मैंने जिस महिला को लोग सोचते थे कि उससे बड़ा इस देश में कोई नहीं सोनिया गांधी के लिए, उसको मैंने कोर्ट के कटघरे तक पहुंचा दिया। ये बयान है बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी का। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी अपनी वजहों से, जो भी वजह हो, उनकी बीजेपी या मोदी से या उनकी नीतियों से बहुत ज्यादा बन नहीं रही है। हाँ, तो अब हुआ यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी डाउन हो गए। उन्होंने अपनी चीज को वापस पैक कर दिया है। जब उन्होंने पैक कर दिया है तो ईडी भी पैक हो गई। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि इसी वजह से अब, क्योंकि पहले सुब्रमण्यम स्वामी एक तरीके से पसंद करते थे, पर अब थोड़ी नाराजगी दिखती है उनकी, तमाम तरह के जो बयान निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अगर हम नेशनल हेराल्ड केस की बात करें या इसके अखबार की शुरुआत की बात करें, तो 1938 से शुरू हुआ ये पूरा, जो कह सकते हैं पूरी कहानी 2025 तक चलती रही। हालांकि 2025 में अब जाकर कोर्ट ने इसे, क्या कह सकते हैं कि जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिस वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल चुका है। हालांकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि 1938 से शुरू हुआ ये पूरा, कह सकते हैं नेशनल हेराल्ड अखबार का जो मामला है, ये 2025 तक चला। अब 2025 में ईडी ने चार्जशीट
कागजों तक सीमित रखी, उसके बाद कागजों से पूरी खंगाली शुरू हुई और सारी चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन केवल एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उस वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और जब ये खारिज हुआ तो तमाम राज्यों में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी आज जमकर प्रदर्शन होता नजर आया। कई जगहों पर प्रदर्शन दिखा कार्यकर्ताओं की ओर से, और भोपाल तक यही सारी चीजें, हमें यही तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस में शुरुआत से लेकर ईडी की जांच और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने तक की पूरी कहानी हमने आपको बता दी। अब जांच एजेंसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है और दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड केस में जो प्राथमिकी दर्ज की थी, उसके आधार पर जांच जारी भी रह सकती है। कोर्ट ने तकनीकी आधार पर भले ही ईडी को वापस भेज दिया हो, लेकिन जांच एजेंसी भी अब आगे के पहलुओं पर विचार कर रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को मौजूदा समय में ये राहत सियासी संजीवनी से कम नहीं है। फिलहाल के लिए इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।